हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर वेलकम करता हूँ। बच्चों, लास्ट क्लास में मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा रहा था और वहाँ मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स बताई थी। आज हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती हैं और ये कितने टाइप की बन सकती हैं और इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें लेते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस नाम से ही पता लगता है। आइसो का मतलब सेम और थर्मल का मतलब टेम्परेचर, यानी ऐसी प्रोसेस जो सेम टेम्परेचर पर होती हो। इट मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर। द प्रोसेस which occur at constant temperature। तो कोई भी प्रोसेस, ऐसा कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस नाम देते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जैसे कि हम जानते हैं, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जब होता है तो किसी सिस्टम की एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक्सिस्ट करता है उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस नाम देते हैं और कांस्टेंट टेम्परेचर है ड्यू टू दिस रीजन डेल्टा टी, इसके लिए 0 हम लिख देते हैं। अगर हम किसी एक आइडियल केस की बात करें, यानी हम किसी गैस की बात करते हैं, तो गैस के लिए डेल्टा टी इजिकल टू 0 हुए तो इसकी इंटरनल एनर्जी का वैल्यू भी हमेशा 0 होगा गैस के लिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही उसकी इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। गैस की काइनेटिक एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि गैस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, या हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो जितना हम किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी ही तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी, किसी गैस की काइनेटिक एनर्जी उसमें केवल और केवल जो है उसकी इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, यानी डेल्टा ई इक्वल टू के ई, और के ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसलिए हम कह सकते हैं गैस के लिए अगर टेम्परेचर का वैल्यू 0 है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी 0 होती है। यहां अगर हम इनके बीच में, जैसे कि हम बॉयल्स लॉ जानते हैं, बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर V is directly proportional to 1/P। तो अगर हम V और P के बीच में यहाँ ग्राफ बनाएं, P और V के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें इस तरीके से एक ग्राफ जो है वो मिलता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें इस तरीके का शार्प गिरता हुआ जो है वो ग्राफ मिलने वाला है। इसके अलावा जब अब हम दूसरे प्रोसेस की बात करते हैं, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस।
आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, बारिक का मतलब प्रेशर से, तो आइसो का मतलब सेम और बारिक का मतलब प्रेशर, यानी ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पर एक्सिस्ट करे उसे हम आइसोबारिक प्रोसेस नाम देंगे। ऐसा कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर होता है उसे हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। जनरली हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं वो ओपन वेसल्स के अंदर होते हैं और उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ होता है। तो ड्यू टू दिस रीज़न हम कह सकते हैं कि जनरली जितने भी प्रोसेस हम देखते हैं, इवन हम केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो वह एक्सपेरिमेंट भी एक कांस्टेंट प्रेशर पर ही, क्योंकि वहाँ कांस्टेंट प्रेशर पर ही अकर करता है, क्योंकि वहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। तो जनरली नेचर के अंदर मैक्सिमम प्रोसेस which occur in nature are isobaric, क्योंकि सारे के सारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होते हैं। तो हम कह सकते हैं आइसोबारिक प्रेशर के लिए डेल्टा पी का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 0 होता है। प्रेशर कांस्टेंट है। अब हम जानते हैं जब हम P और V के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ हम प्रेशर ले लेते हैं, यहाँ वॉल्यूम ले लेते हैं। प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से हमें इस तरीके का ग्राफ जो है यहाँ पर दिखाई देता है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब मैक्सिमम जो प्रोसेस है नेचर के अंदर वो आइसोबारिक प्रोसेस होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। आइसोकोरिक प्रोसेस, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो कोरिक का मतलब होता है हमारे यहाँ पर वॉल्यूम और आइसो का मीन्स सेम, यानी जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर कोई प्रोसेस होता है तो डेल्टा वी क्या वैल्यू उसके लिए हम 0 लेते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं, दिस इज V, दिस इज P, तो ये इस तरीके से हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इसके अलावा जो प्रोसेस होते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम एडियाबेटिक प्रोसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडियाबेटिक प्रोसेस। ये भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर यहाँ पर एक एडियाबेटिक जो है वॉल होती है जिसके थ्रू जो हीट का जो ट्रांसफर है वो रुक जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को जिसमें हीट का जो ट्रांसफर जो है वो सिस्टम टू सराउंडिंग नहीं हो पाता, उसे हम एडियाबेटिक प्रोसेस नाम देते हैं। या हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस हीट चेंजेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। द प्रोसेस in which heat exchange between system and surrounding is always 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा Q की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, क्योंकि
ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर हीट का एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा एक साइक्लिक प्रोसेस भी हम इसके अंदर देखते हैं। साइक्लिक प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर भी अगर आपसे ग्राफ पूछा जाता है, P और B के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो यहाँ भी हमें जो है इसी तरीके का एक ग्राफ मिलता है, लेकिन इसका जो शार्प होता है वो ये ज़्यादा शार्प, इसका कर्व जो है वो ज़्यादा शार्प होता है आइसोथर्मल के कंपैरिजन में। आइसोथर्मल का जो शार्प होता है, दिस इज आइसोथर्मल एंड दिस इज एडियाबैटिक एंड दिस इज आइसोकोरिक, दिस इज आइसोबारिक, this is isobaric, this is isocoric, this is isothermal, this is adiabatic। तो इस तरीके से हम सभी को एक ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है? The process in which a system start, the process in which a system starts different changes, यानी सिस्टम की जो स्टेट होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, आइदर सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड या सॉलिड टू लिक्विड, कुछ भी हो सकती है। यानी सिस्टम जो है वो अपनी स्टेट के अंदर जो है वो चेंज करता है। चेंजेस इन स्टेट, changes in state during the cyclic process, so the process in which a system starts different changes in its states, but कुछ टाइम के बाद वो दोबारा से अपनी स्टेट के अंदर आ जाता है, या रिटर्न्स टू सेम स्टेट, और अपनी स्टेट में लौट आता है। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू से P और B के बीच में हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, और यहाँ हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो P और B के बीच में जब हम यहाँ ग्राफ प्लॉट करते हैं, सपोज करो यहाँ हमारे पास एक कोई सिस्टम है जिसकी स्टेट जो है ये गैस स्टेट में है, ऐसा मान लेते हैं। तो ये गैस से ये A मान लेते हैं, A से मान लो ये B पॉइंट पर चला गया, B पर मान लो इसकी कोई और स्टेट हो जाती है, गैस से लिक्विड में आ जाता है। B से जब ये C पर जाता है तो इसका C पर इसका कोई और स्टेट हो जाता है, सपोज हो सकता है ये सॉलिड स्टेट में आ जाए, और C से ये वापस जब D पर जाता है तो हो सकता है किसी और स्टेट में आ जाए। लेकिन जब D से वापस घूमता हुआ A से B, B से C, C से D और D से वापस जब घूमता हुआ साइकिल बनाते हुए वापस जब A पोजीशन पर आता है तो इसकी स्टेट जो पहले गैस स्टेट थी, सिस्टम वापस अपनी गैस स्टेट को कवर कर लेता है। तो इसका मतलब ऐसा सिस्टम, द प्रोसेस इन विच सिस्टम स्टार्ट्स डिफरेंट चेंजेस इन इट्स स्टेट्स
ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस बट रिटर्न्स टू सेम स्टेट, लेकिन कम बैक करता है, वापस से अपनी उसी स्टेट के अंदर कम बैक कर जाता है। ऐसे प्रोसेस, ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस नाम देते हैं। तो इस तरीके का साइक्लिक प्रोसेस हम बनाते हैं। साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी 0 होगा, यानी यहाँ पर इसके टेम्परेचर में, क्योंकि वो जिस स्टेट से चला था उसी स्टेट में लौट आया, और जब उसी स्टेट में लौट आया तो इसका मतलब टेम्परेचर में नो चेंज, यानी ये ऐसे साइक्लिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर में नो चेंज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। अगर हम कहें वॉल्यूम में क्या चेंज हुआ, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले भी जितना वॉल्यूम था अब भी उतना ही वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम नो चेंज। हम कह सकते हैं प्रेशर में क्या चेंज आया, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए प्रेशर नो चेंज, यानी प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा टी, डेल्टा वी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब क्या रहते हैं, कांस्टेंट बने रहते हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं, क्या इस साइक्लिक प्रोसेस के दौरान डेल्टा क्यू चेंज हुआ, तो क्या ये 0 है? बिल्कुल नहीं, ये है 0 नहीं है। क्या डेल्टा डब्ल्यू 0 है? क्या वर्क यहाँ साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू जो वर्क हुआ है क्या हुआ 0 है? नहीं, ये वर्क डन भी 0 नहीं है। सर ऐसा क्यों? साइक्लिक प्रोसेस के ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस हीट एक्सचेंज और वर्क डन 0 नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हीट और वर्क जो होते हैं ये पाथ फंक्शन होते हैं। बच्चों कैसे फंक्शन होते हैं? पाथ फंक्शन, जो कि इस पाथ पर डिपेंड, जो चेंजेस हुआ है उसके पाथ पर डिपेंड करने वाला है। बट टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं, ये सारे के सारे जो है ये स्टेट फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस, जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट बने रहते हैं। इट मीन्स इनका वैल्यू 0 होगा। बट हीट और वर्क की अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस, तो ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस ये इनका वैल्यू 0 नहीं होगा, बिकॉज दे डिपेंड ऑन द पाथ पर डिपेंड करते हैं। तो आई थिंक आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस समझ आए होंगे। अब ये जितने भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होते हैं इनको हमने जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। या तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, या तो ये सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो क्या होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस और क्या होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, हम इसकी बात करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं विच अकर इन इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स, अकर इन इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स। भाई ज्यादातर प्रोसेस क्या होंगे? रिवर्सिबल होंगे और इरिवर्सिबल होंगे। तो रिवर्सिबल का मतलब वो है जो छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर, जो प्रोसेस छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर होते हैं, इनफाइनाइटली स्टेप्स में होते हैं। तो
टू इनफाइनाइट टाइम टू फिनिश, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इनको फिनिश होने के अंदर इनफाइनाइट टाइम लगने वाला है, यानी फिनिश इन इनफाइनाइट टाइम। जबकि इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होते हैं, ये यहां पर द प्रोसेस विच अकर एट वंस, द प्रोसेस विच अकर एट वंस, यानी सडनली हो जाते हैं, अचानक से ये प्रोसेस हो जाते हैं, यानी यहाँ पर चेंज इतना ज़्यादा होता है कि हम इसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। तो अगर आपसे कहा जाता है कि कौन सा चेंज बढ़िया है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि रिवर्सिबल चेंज वो है जिसको हम छोटे छोटे स्टेप पे क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं छोटे छोटे स्टेप पे। लेकिन अगर सडनली मान लो कोई बड़ा चेंज हो गया, तो क्या इसको हम रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो हमारे लिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस, जिन प्रोसेस का इम्पोर्टेंस है, वो है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ज़्यादातर जो प्रोसेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि इनमें सडनली कोई बड़ा चेंज नहीं होता, और सडनली कोई बड़ा चेंज नहीं होने की वजह से हम इन्हें छोटे छोटे स्टेप में रिवर्स कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, दे आर स्लो होते हैं, और ये बहुत वेरी, यहाँ सडनली चेंज होने की वजह से ये जो प्रोसेस होते हैं दे आर वेरी फास्ट होते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं सर क्या होता है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक बीकर है, एक्सपेंशन ऑफ गैस से इसको हम समझ लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ गैस, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में मान लो ये कोई गैस फिल है, और इसके ऊपर हमने एक पिस्टन लगा दिया। जब हमने इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया, यहां हमने छोटे छोटे स्मॉल वेट हमने यहाँ पर रख दिया। तो ये पिस्टन क्या लगा रहा है बच्चों, यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, गैस के मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। इसी तरीके के जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो भी इस पिस्टन पर क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये प्रेशर गैस के थ्रू, गैस मॉलिक्यूल के थ्रू प्रेशर लग रहा है, और यहाँ पी पिस्टन के थ्रू लग रहा है, यानी एक्सर्ट प्रेशर। तो ऐसे जो प्रोसेस होते हैं, जनरली मैंने यहाँ पर एक स्लाइड, जनरली इस तरीके के जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में बने रहते हैं, यानी ईच स्टेप, हम कह सकते हैं ईच स्टेप इन इक्विलिब्रियम with another steps. Each steps in equilibrium with another step.
सर ऐसा कैसे? तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मैंने ये छोटा सा जो छोटे छोटे मैंने इस वेट पर पिस्टन पर कुछ वेट रख दिए। अब मैंने यहाँ पर इस छोटे से वेट को यहाँ से हटा दिया। तो जब मैं इस छोटे से वेट को यहाँ से हटाता हूँ तो स्मॉल वेट को जब मैंने यहाँ से हटाया तो गैस का प्रेशर स्लाइटली इंक्रीज करेगा। गैस का प्रेशर स्लाइटली इंक्रीज करेगा और गैस का प्रेशर तो यहाँ एक्सर्ट प्रेशर जो है वो कम हो गया और गैस का प्रेशर स्लाइटली इंक्रीज कर गया। और जब दोनों एक दूसरे के तो ये अभी भी दोनों क्या रहने वाले हैं, दोनों अभी भी इक्विलिब्रियम में रहने वाले हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि P इक्वल टू P माइनस डेल्टा, या हम कह सकते हैं P जो है वो स्लाइटली इंक्रीज करने वाला है। तो इस तरीके से जैसे हम एक वेट को हटाते हैं तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने दूसरे वेट को थोड़ा सा पिचुक सा दूसरा वेट हटाया तो फिर से ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेब्लिश बना रहता है इन ऑल द कंडीशन। तो ईच स्टेप इन इक्विलिब्रियम विद अनदर स्टेप। लेकिन यहाँ पर अचानक से सडनली एक बहुत बड़ा चेंज होता है। जैसे कि यहाँ भी हम एक्सपेंशन ऑफ गैस की बात करते हैं। ये वही मेरे पास एक बीकर है या एक सिलेंडर है जिसमें कोई गैस जो है वो फिल है और यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगाया है और यहाँ भी वही छोटे छोटे इसके ऊपर मैंने वेट रखे। अब मैं अचानक से सारे वेट हटा देता हूँ, अचानक से मैं सारे वेट हटा देता हूँ। तो जब मैं अचानक से सारे के सारे वेट हटा देता हूँ तो यहाँ पर जो गैस का प्रेशर है वो एकदम से गैस जो है तो सडनली क्या करने वाली है, सडनली एक्सपेंशन होने वाली है। यानी गैस का प्रेशर जो है पिस्टन पर बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में जो ईच स्टेप इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पर हर एक स्टेप जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। सिर्फ जब गैस पूरी की पूरी एक्सपेंड कर जाएगी और पिस्टन अपनी पोजीशन में आ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम एक्सिस्ट एट इनफाइनाइट एंड फाइनल स्टेट। तो यहाँ इक्विलिब्रियम एक्सिस्ट only at initial and final steps। तो गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा और गैस का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ कह सकते हैं P ग्रेटर देन P माइनस डेल्टा T। यानी यहाँ पर बड़ा चेंज है इसलिए हम इसको डेल्टा T से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर ये P लगा और यहाँ पर डेल्टा P लगा। यहाँ जैसे P और यहाँ पर डेल P, गैस के प्रेशर को हम डेल P मान लेते हैं और जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम P मान लेते हैं। तो P स्लाइटली इंक्रीज हुआ, P माइनस dP ड्यू टू दिस रीजन यहाँ इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाता है। बट यहाँ पर डेल्टा P का वैल्यू P के वैल्यू से यहाँ दिस इज डेल्टा P एंड दिस इज P। तो डेल्टा P का वैल्यू बहुत ज़्यादा होने की वजह से केवल इक्विलिब्रियम
इनिशियल और फाइनल स्टेट पर हमें दिखाई देता है। ईच स्टेप पर आपको कोई इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं दिखाई देती। तो हमने यहाँ पर कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में आज जाना कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, एंड व्हाट आर द डिफरेंस इन बिटवीन इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जनरली रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस हैं जो जिनके अंदर स्लाइटली चेंजेस, सडनली चेंजेस नहीं आता, स्लाइटली चेंजेस होते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न नेचर के अंदर जितने भी प्रोसेस, मैक्सिमम प्रोसेस जो अकर करते हैं दे आर रिवर्सिबल। तो आई थिंक आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसके बाद इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड डे।